हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे आज के चैप्टर को हम शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसे ही हम थोड़ा पिछला रिकैप्चुलेट करते हैं कि पीछे आपने रिसोर्सेज के बारे में रिसोर्सेज का लेसन कंप्लीट किया था। तो रिसोर्सेज क्या होता है? तो जैसे ही आप जानते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। तो ऐसे हर एक वो चीज़ जो हमें फ़ायदा देती है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, उसे रिसोर्स कहते हैं। उसमें हमने बहुत सी एग्जांपल्स को पढ़ा था। हर वो चीज़ जो हमारे घर में हो, जो हमारे घर से बाहर हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। तो उसमें एक लैंड भी एक रिसोर्स था। तो अब हम लैंड को पार्टिकुलर तौर पर पढ़ेंगे कि लैंड क्या है, किस तरह का रिसोर्स है और उसमें क्या क्या होता है। तो लैंड के बारे में समझने से पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक दुनिया के दो अलग अलग कोने यानी अलग अलग मुल्क, उनकी एग्जांपल लेते हैं। हम सबसे पहले अफ्रीका में टंजानिया की बात करते हैं कि वहाँ एक लड़की है मंबा। वो सवेरे जल्दी उठती है, वो पानी लेने के लिए जाती है, फिर आती है, वो अपनी मम्मी के साथ मदद करती है, फिर उसके बाद अपनी भाई के साथ भेड़ें चराती है। उसकी फैमिली एक बहुत मुश्किल पत्थर वाली ज़मीन है, बंजर वाली ज़मीन है, उस पर खेती बाड़ी करती है। उनकी छोटी सी झोंपड़ी है। तो मम्मा का फादर जो है वो जौ और मक्की और कुछ बीन्स उगाता है, बहुत मेहनत करता है पूरा साल। लेकिन पूरी फैमिली मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें पूरा साल वहाँ से खाना नसीब नहीं होता। दूसरी तरफ हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। तो वहाँ एक स्टूडेंट है जिसका नाम पीटर है। वो यानी न्यूजीलैंड के हर्ट में रहता है, न्यूजीलैंड के यानी बीच में रहता है। वहाँ शीप रेयरिंग रीजन है, यानी भेड़ों को पालने वाला रीजन है। वहाँ उसकी फैमिली जो है वो एक ऊन की फैक्ट्री चलाती है। वो हर दिन सवेरे स्कूल जाता है, वो जब शाम को वापस आता है तो वो अंकल के साथ भेड़ें चराने के लिए ऐसे थोड़ा बहुत देख लेता है। तो उनका जो यार्ड है वो बहुत बड़े एक ग्रासी प्लेन पर, जिसको हम कहेंगे घास का मैदान है। बीच में घास का मैदान है, साइड पे तो पहाड़ हैं लेकिन बीच में घास का मैदान है। वहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से और जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उसकी वजह से वो भेड़ों का जैसे कि ऊन वगैरह या और कोई उनको दवाई वगैरह वो टेक्नोलॉजी के तरीके से यूज़ करते हैं। पीटर की फैमिली भी वेजिटेबल्स उगाती है, लेकिन उसमें वो साइंसी तरीके अपनाते हैं, जैसे खाद और जो हाइब्रिड किस्म के बीज वगैरह आते हैं उनकी मदद से वो थोड़ी सी फार्मिंग करते हैं। तो देखिए मंबा और पीटर यानी ये दो अलग अलग कोने में रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। एक फैमिली मुश्किल से गुजारा करती है और दूसरी फैमिली साइंटिफिक तरीके से रहती है और वो हर चीज़ में खुशहाली है वहाँ। तो ये इस तरह से जो फ़र्क है ये ज़मीन में फ़र्क है। यानी वहाँ जो मंबा के इलाके में जो ज़मीन है वो पथरीली है, वहाँ कुछ नहीं होता, उन्हें पानी दूर से लाना पड़ता है। लेकिन जो पीटर की फैमिली जहाँ रहती है वहाँ नेचुरल वेजिटेशन ही वेजिटेशन है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वहाँ वाटर वैसा है, वहाँ लैंड वैसी है। इस तरह से यानी मंबा और पीटर में जो डिफरेंस आया है ये सिर्फ लैंड डिफरेंस की वजह से आया है। अब हम पढ़ेंगे लैंड क्या होता है। तो लैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड के बगैर कुछ भी नहीं है। यानी जैसे आप जानते हैं कि 70% वाटर है, जिस अर्थ पर हम रहते हैं 70% वाटर है, उसमें सिर्फ 30% ही एरिया ऐसा है जिस पर लोग रह सकते हैं, यानी जो जिस पर हम पाँव रख सकते हैं। बाकी तो तकरीबन पानी ही पानी है। लेकिन उसके बावजूद भी उस 30% में से भी हम 30% एरिया पर ही रह पाते हैं, क्योंकि उसमें पत्थर हैं, उसमें रॉक्स हैं, उसमें माउंटेन्स हैं, उसमें स्टीप स्लोप्स हैं, यानी बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ हर वक्त बर्फ़ रहती है। तो
ऐसे ऐसे में कुछ एरियाज जो हैं वो वहाँ पर इंसान नहीं रह सकता। जैसे कि हम रशिया की बात करें तो आधा रशिया ऐसा है जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता। इस तरह से जो थार डेजर्ट है वो ऐसा एरिया है जहाँ रेत का इतना गर्म टेम्परेचर और उसमें कुछ होता नहीं है। ज़मीन तो है लेकिन उसे हम मतलब क्या करेंगे, जिस पर इंसान रह नहीं सकता उसका कोई ज़मीन के हिसाब से इंसान रह नहीं सकता। लेकिन हम बात करेंगे इंसान के बसने की, तो इंसान वहाँ बसना शुरू होता है वहाँ जहाँ इंसान को पानी मिले, जहाँ इंसान को फैसिलिटी मिले, जहाँ इंसान को ज़्यादा मुश्किल ना करना पड़े, जहाँ पर खेती बाड़ी हो, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ इंसान रह सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसे एरियाज़ वहाँ पर इंसान नहीं रह सकता। तो लैंड यूज़ की बात करेंगे तो लैंड जो हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। यानी बहुत से पर्पज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री जंगलात लगाते हैं, तो वो भी माइनिंग करते हैं, यानी ज़मीन के अंदर से लोहा सोना चांदी वगैरह निकालते हैं, बिल्डिंग हाउस बनाते हैं, मतलब अपने घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियाँ बनाते हैं, तो हम सारा कुछ इसी ज़मीन पर ही करते हैं, इसीलिए इसको लैंड यूज़ कहा जाता है। तो जैसे अभी आपने पीछे पीछे पढ़ा था मंबा और पीटर का जो फैमिली का अपनी ज़मीन का वो यूज़ करते थे, वो दो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से था, वो सिर्फ लैंड की वजह से था। तो लैंड जो है उसको और भी हम उसका जो यूज़ है उसको भी दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें एक तरह से तो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं और दूसरी तरह से ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। अब फिज़िकल फैक्टर्स में क्या होता है, फिज़िकल फैक्टर्स में जैसे टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो टोपोग्राफी में क्या आ गया कि यहाँ की मिट्टी किस किस्म का काम करने के लिए पाई जाती है। जैसे वहाँ की सॉइल, जैसे टोपोग्राफी है तो वहाँ वो देखेंगे कि यहाँ कौन सी चीज़ हो सकती है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, वहाँ एग्रीकल्चर हो सकती है, या वहाँ मतलब कुछ और हो सकता है। तो इस तरह से टोपोग्राफी, इसी तरह सॉइल। अब सॉइल में भी ये देखा जाता है कि ये मिट्टी जो है ये किस किस्म की फसल उगाने के लिए अच्छी है। जैसे ब्लैक सॉइल है तो कॉटन उगाएंगे, एलुवियल सॉइल है तो वीट और उसकी कल्टीवेशन के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छी रहेगी। अब क्लाइमेट का भी होता है कि मौसम कैसा रहता है। जैसे अब थार डेजर्ट की बात करें वहाँ बारिश होगी नहीं, तो उसी तरह से यानी मौसम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह के लिए। उसके बाद मिनरल्स। अब मिनरल्स भी देखे जा सकते हैं, यानी किसी ज़मीन में अगर मिनरल्स हैं तो वहाँ माइन बना जाती है, वहाँ से मान लो मिनरल निकाले जाते हैं, फिर वहाँ खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और वहाँ अगर पानी है तो पानी के लिए यानी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एग्रीकल्चर भी हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है, वो अब पानी के हिसाब से। इसी तरह से अब ह्यूमन फैक्टर्स की बात की जाती है। तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आता है कि अब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अब मान लो जैसे प्लेन्स में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो वहाँ पर अपना रास्ता खुद ढूंढेगी कि हमें यहाँ क्या करना है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाएगी। तो ऐसे मतलब जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन एंड ये टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन फैक्टर, क्योंकि इंसान जहाँ होगा वो अपनी मर्ज़ी से वो लैंड को यूज़ करेगा। अब लैंड को और भी दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, यानी एक होती है प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड तो हर इंसान की होती है, जैसे किसी के पास एक खेत है, किसी के पास 4 खेत हैं, किसी के पास 5 खेत हैं, वो प्राइवेट लैंड कहलाती है। यानी वो अपनी ज़मीन में काम करता है और अपनी मर्ज़ी से खेती बाड़ी करे या जो मर्ज़ी करे। तो उसी तरह से कम्युनिटी लैंड क्या होती है, कम्युनिटी लैंड होती है जैसे जो कॉमन पर्पज़ के लिए रखी जाती है। जैसे हम एक कहेंगे कि
जैसे हम मंडी के लिए एक ज़मीन को मुकर्रर करते हैं कि यहाँ मंडी बनेगी, या जैसे स्कूल बनेगा, स्कूल जहाँ बनता है वो पब्लिक लैंड होती है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। या जैसे कोई ऑफिस बनेगा, या जैसे कोई टेंपल बनेगा, कोई मॉस्क बनेगी, इसी तरह से वहाँ पर अलग अलग सारी कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं और वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लैंड जो है वो और दो फैक्टर्स पे डिवाइड होती है, क्लासिफाइड होती है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो इस तरह से जो पीपल हैं वो उनकी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो लैंड तो उतना ही है, क्योंकि वो एक लिमिटेड किस्म का रिसोर्स है। वो लैंड हमारे पास उतनी ही अवेलेबल है जितनी है, तो हम उसको और यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ग्रेजिंग है तो वो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो उसकी वजह से ज़मीन और कमज़ोर हो रही है। उसके बाद मकान बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत बहुत फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो उससे जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो कम हो रही है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जो एक किस्म का प्रेशर होता है वो डाउन होता है। और इसी तरह से अब जैसे ज़मीन जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी नहीं, सॉरी, उसकी जो ज़मीन की क्वालिटी है वो बहुत ख़तरे में जा रही है, और उसके बहुत बड़े हमारी ज़मीन को बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जैसे हम अभी खेती करते हैं तो उसमें बहुत ही किस्म के खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो खाद की वजह से जो ज़मीन की किस्म है वो ख़त्म हो रही है, ज़मीन पथरीली हो रही है, ज़मीन के अंदर जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है। तो इसी तरह से जैसे बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, उसी वजह से ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स के प्रेशर होते हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसी तरह से यानी हमारी लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, और इसे बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। फिर लैंडस्लाइड इसलिए पस्सियाँ आ रही हैं कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रही है या फिर हाउसिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, और साइल इरोजन भी हो रही है। फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, उसकी वजह से जो एक किस्म का जो बैलेंस बना हुआ है नेचर के बीच में वो टूट रहा है। कहीं कहीं बारिश होती है तो बहुत बड़े तूफान आते हैं, तो उसके साथ साइल इरोजन काफ़ी हद तक होती है। इसी तरह से डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, हम अपनी ज़मीनों की क्वालिटी को घटा रहे हैं, तो आस्ता आस्ता वो डिज़र्टिफिकेशन में चेंज हो रही है। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़े खतरे हैं, हमें इस खतरे से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो हम अपने खेती बाड़ी का और कंस्ट्रक्शन का दोनों एक्टिविटीज़ को जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, नए नए तरीके लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ज़मीन की क्वालिटी है उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह से हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, हमें अपनी ज़मीन की क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह से ये हमारे थे लैंड यूज़, यानी जो हम लैंड यूज़ करते थे, और उसमें हमने ये चैलेंज जो हम लैंड डिग्रेडेशन है, लैंडस्लाइड है, लैंड इरोजन है, डिज़र्टिफिकेशन है, ये बहुत बड़े चैलेंज हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे लैंड यूज़। तो अब हम इससे आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनको बचाना कैसे है। हमारी जो ज़मीन है, ये जो लैंड रिसोर्स है, इसको बचाना कैसे है, यानी कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हमारी ज़मीन को बचाया जाए। तो इस तरह से यानी हम ये जो लैंड यूज़ हैं ये हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।